पाकिस्तान की अमेरिका को कैसे खुश करने की कोशिश की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की जमहूरियत को एहसन इकबाल के सामने कैसे एक्सपोज किया गया। योम ख़वातीन के ऊपर हुकूमत का झूठ कैसा है। नीलम आज़ाद कश्मीर के अंदर चोरी किसने की। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातब हूँ। माजरत, कल एक दिन का वक्फा हुआ कुछ मसरूफियात के बाइस, और आज की जो ख़बरें हैं उसमें कुछ कोशिश करेंगे कि जो इन पिछले 2 से 3 दिनों की अहम ख़बरें थी उनके ऊपर बात की जाए। उसमें देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की और हुकूमत, उसने अमेरिका को खुश करने के लिए कैसी कोशिश की। इससे कबल भी आप देखें कि आफिया सिद्दीकी साहिबा को अमेरिका के हवाले किया गया। आज तक उनकी वापसी नहीं हुई। अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं, आज वो दुनिया से चले गए। उनके साथ क्या सलूक हुआ, उनको कैसे सड़क के ऊपर लेके आए। फिर अमेरिका की माँ के ऊपर कैसे हम, जो किसी और की जंग थी उसके अंदर हम घुस गए और किस तरह से तबाही की पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका कुछ भी कहे उसके सामने हमारे जो हुक्मरान हैं वो लेट जाया करते हैं और उनकी तरफ से आने वाले हर हुक्म को जो है वो मान लेते हैं। अब इन दिनों में आप फिर से देखें कि एक और कैदी जो था, उसको पाकिस्तानी हुकूमत ने सरेआम खुलेआम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया, और इसके ऊपर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मीडिया के ऊपर बैठ के ये शादियाने बजाए जा रहे हैं कि हम देखें कि किस तरह से अमेरिका ने हमारा शुक्रिया अदा किया, हमने उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा किया है। और इस तरह से रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और जो अमेरिकी नई हुकूमत है डोनाल्ड ट्रंप की, और अमेरिकी जो रियासत है उसके साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो गए। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि आप अमेरिका के साथ तल्लुकात को बहाल करने के लिए और एंटी इमरान खान हो के कि वो उनकी तरफ माइल ना हो जाएं, वो उनकी सपोर्ट ना करें, जो बाइडन वाली पॉलिसी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी जारी रखें, तो आप अपने ही लोग जो हैं वो किसी और के हवाले करें। तो अगर आप एक अफ़गानी को पाकिस्तान से पकड़ के अमेरिका के हवाले कर देंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो जैसे कैसे भी हों, उनका पहले यहाँ की अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, उनको यहाँ पे सज़ा होनी चाहिए, ये अदालतों के ज़रिए फ़ैसला होना चाहिए, फिर आप उनको हवाले करें तो बात बनती है। अदरवाइज़ आप किसी दूसरे मुल्क के मुसलमान को, किसी दूसरे मुल्क के बंदे को अपने तौर के ऊपर किसी तीसरे मुल्क के हवाले करेंगे तो इस तरह से नफ़रतें जन्म लेंगी, और फिर वही होगा जो इन दिनों में चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। साने आर्मी पब्लिक स्कूल APC का कातिल नहीं पकड़ा गया। लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना और बेनज़ीर का कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। सवात में पाकिस्तानी फ़ौजियों के सरों से फुटबॉल खेलने वाले कातिल आज तक क्यों नहीं पकड़े गए। सैकड़ों मासूमों का कातिल एहसान फ़ौजी कैद से भाग गया। हज़ारों अपने शहरियों के अगवाकार आज तक नहीं पकड़े गए। हमारी खिदमत देखिए कि अमरीकी फ़ौजियों का कातिल अफ़गानिस्तान में जाकर पकड़ लिया और अमेरिका के हवाले कर दिया, और साथ में अपनी CV भी CIA को दी ताकि हम आपके लिए बताया कि काम करने को जो है वो तैयार हैं। बाकी कौम समझदार है। मखदूम इमाम सैयद ने ये तहरीर लिखी है कि हम अपने जो फ़ौजी थे उनको उनके सर काट के, उनके सरों से जिसने फुटबॉल खेला था उनको नहीं पकड़ा, APC के वाक़ी को नहीं पकड़ा, इमरान खान को गोलियां लगी उसका मुलज़म नहीं पकड़ा गया, फातिमा जिन्ना को मार दिया, कायदे आज़म दुनिया से चले गए, लियाकत अली खान को सरेआम गोली मारी गई, जनरल ज़ियाउल हक दुनिया से चले गए। उसके साथ आप देखें जो कितने वाक़यात हैं तारीख़ के अंदर, आपने उस वाक़यात के अंदर शामिल लोगों को ना पकड़ सके, लेकिन आप अफ़गानिस्तान जाके जो है वो ऐसे शख्स को पकड़ लेते हैं जिसको वजह बना के आप समझते हैं कि अमेरिका जो है उसकी खुशनुदी हम हासिल कर लेंगे। ये दोहरा मेयार है, ये ज़ाती मफादात हैं, और ज़ाती मफादात को लोगों ने तरजीह दी है रियासत के मफादात के ऊपर। अब देखिए दूसरी जानिब के बड़ी अहम ख़बरें हैं दिगर भी। आप जो में ख़वातीन है और सरकार ने झूठ किस तरह का बोला। ख़ातून जिस भी रिश्ते में हो, चाहे माँ हो तो उसके कदमों के तले जन्नत है, बीवी हो तो उसकी सपोर्ट हो तो इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता, बेटी हो तो रहमत है, बहनें हों तो उन जैसा खूबसूरत रिश्ता नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ़ रिश्तों में जो है वो औरत के रूप देखे गए हैं। इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए। औरत जिस भी हाल में है, जिस भी रिश्ते में है, ये बड़ी नाजुक है, ये बड़ी मोहब्बत करने वाली है, इसे एहसास चाहिए, इसे टाइम चाहिए। तो औरत जो है उसके बगैर ज़िंदगी का कोई शुबा मुकम्मल नहीं है, और एक इंसान जो मर्द है, मुसलमान है, उसका ईमान औरत
کے بغیر مکمل نہیں ہو جاتا جب تک وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ یوم خواتین پر اپنے پیغام میں بلاول زرداری نے کہا ہے کہ صنفی مساوات، انصاف اور جمہوریت کا بنیادی اصول ہے۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی جدوجہد امید کی روشن علامت ہے۔ ہر عورت کی آواز سنی جائے، قدر کی جائے اور احترام دیا جائے۔ ایسا پنجاب بنا رہے ہیں جہاں خواتین کی کسی بھی قسم کے تعصب اور بدنیتی کی کوئی جگہ باقی نہیں ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ، یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بشرا بیگم جو ہیں ان کو جیل میں رکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ میں کتنی خواتین کا نام لے سکتا ہوں جنہوں نے دوپٹے سڑک پہ پھینکے، آپ نے ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا۔ عالیہ حمزہ ہوں، ختیجہ شاہ ہوں، کس کس کے ساتھ آپ نے کیا نہیں کیا، اور آج جو ہیں وہ آپ درس دینا شروع ہو چکے ہیں کہ ہم خواتین کے موقع کے اوپر یہ کریں گے۔ اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو آج کے دن میں یاسمین راشد صاحبہ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگ جو ہیں ان کو آزاد کر دیں، اور ان کو آزاد کرتے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ شاید خواتین کے یوم کے اوپر، جو یوم خواتین ہے آج، آپ کو کچھ احساس ہوا ہے۔ مریم صاحبہ آپ خود خاتون ہیں، تو اس احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کوئی عملی کام کیا ہے، لیکن محض ہم لوگ بیان دیتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ دکھاوا کرتے ہیں، باتوں کو محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہ اصل میں کام کرنے والا کسی اور کا ہے، ہمیں صرف بیان دینا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بڑی اچھی تقریر کی جو اون بپی ہیں، ان کو کیسے گھر سے گرفتار کیا گیا، میں داد دیتا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب کو، چیئرمین سینٹ، جنہوں نے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کیے، جس کے نتیجے میں باولپور سے اون بپی جو ہیں وہ ریمانڈ کے اوپر تھے، اور پھر اس کے بعد سینٹ میں پہنچے اور اعجاز چودھری صاحب کو پھر بھی نہ بلایا گیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کو نہیں بلانا تھا، شاید ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی، لاہور سے سینٹ کے ممبر ہیں وہ بھی، تو اس وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات بھی مان لی جائے اور ہماری عزت بھی رہ جائے، تو اس سلسلے میں انہوں نے اون بپی کو پکڑا، اور اون بپی کو پکڑنے کے بعد اس کو پیش کر دیا، آدھی بات مان لی اور اعجاز چودھری کو نہ کیا۔ لیکن پی ٹی آئی کے گرفتار ہونے والے سینیٹر اون عباس بپی کو پروڈکشن آرڈر پر پارلیمنٹ ہاؤس تو پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے 12 منٹ کی سپیچ کی اور یوسف رضا گیلانی بالکل داد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بیڈ کے اندر سو رہا تھا، اہلیہ کے ساتھ تھا، دروازہ توڑا گیا، یہ ہوا، میرے لوگوں کو باندھ دیا گیا، میرے آفس میں، میری فیکٹری میں، میرے گھر پہ تمام لوگوں نے حملہ کیا۔ یہ حملہ آور کون ہے، نقاب پوش کون ہے، یہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو بھی ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے، بربریت ہے۔ لیکن اون نے بڑے زبردست الفاظ کہے کہ مجھے جس عمران خان کے ساتھ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، مجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے، مجھے معلوم ہے اس کی قیمت کیا ہے، میں یہ قیمت ادا کروں گا۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ یقین جانیے ایسے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر 25-30 لوگ اگر آپ کو مل جائیں تو آپ کایا پلٹ کے رکھ سکتے ہیں اور بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں اور بڑی بہتری آ سکتی ہے۔ 25-30 لوگ MNA MPs کی مثال دے رہا ہوں۔ تو آپ اون چودھری کو پکڑ چکے ہیں، آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ہے، اور تقریر میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے جس شخص کے ساتھ تھا اسی کے ساتھ ہوں اور رہوں گا، اور میرا عمران خان میرا لیڈر ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں اپنے لیڈر کے ساتھ سچا تھا، ہوں اور رہوں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے۔ عمران خان زندہ باد کہتا رہوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنی بار مجھے میرے بستر سے اٹھا کر گرفتار کرتے رہیں گے، یہ وفا رک نہیں سکتی۔ اون عباس بپی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈرز کی بعد میں بھی جاری ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا۔ اس کے اوپر اون عباس بپی جو ہے انہوں نے احتجاج کیا۔ امریکہ کا مجرم جو پکڑا گیا، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور بھی بے شمار چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ہم آتے ہیں کہ فارم 47 کا ٹولہ جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر رسوا کیسے ہوا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں احسن اقبال صاحب آئے، وہاں تعارف یوں کرایا گیا کہ اس جماعت کے رکن ہیں جس نے جمہوریت پر سب سے بڑا حملہ کیا، داندلی سے حکومت بنائی اور 272 میں سے صرف 17 نشستیں جیت کر اقتدار پر قابض ہوئی۔ یہ نوجوان ہیں، میں حیران ہوں، ان کی ڈریسنگ بریلینٹ۔ وہ جب تعارف کروا رہے تھے تو گورے ساتھ میں بیٹھے ہوئے جس طرح سے ہنس رہے تھے، یقین جانیے مجھے ہنسنا نہیں چاہیے، مجھے ترس آ رہا تھا اور مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے پاکستان کا وفاقی وزیر جو ہے احسن اقبال، ان کی کیسے تضحیک ہو رہی ہے، کس طرح سے پاکستان کے اوپر انگریز ہنس رہے ہیں۔ اس نوجوان نے ان کو ننگا اور گنجا کر کے چھوڑا، اور آکسفورڈ کے اندر پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بری طرح سے ایکسپوز کیا گیا، اور بالخصوص جو احسن اقبال تھے انہیں ایکسپوز کیا گیا۔ اور اس میں اگر آپ یہ جو پیچھے کلپ ہے اس کو میں سلو موشن میں آپ کے ساتھ پلے کروں تو آپ دیکھیں تو انگریز ہنس رہے تھے۔ بالکل اس نوجوان نے ٹھیک کہا،
यही हालात हैं, यही हकीकत है और तल्ख़ हकीकत है। वो जो कुछ उसने बयान किया कि इतनी सीटों में से 272 में से 17 सीटें लेके ये बरसे इक़्तिदार हैं। फिर उसी नौजवान ने ये बताया कि पाकिस्तान में जमहूरियत है नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोग फ़ौज के साथ मिल के काम करते हैं। तो ये सारी हालात, ये सारी अगर चीज़ें देखें तो हमें समझ आती है कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, जिसे मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहें, वहाँ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, वहाँ किसी ने लेक्चर देना हो, तो वहाँ होस्ट करने वाला भी किसी वफाकी वज़ीर को ये बात मुँह के ऊपर कह सकता है, एहतजाज कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, उसे घूर सकता है। तो ये एहतजाज करने की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ के अंदर फ्री ऑफ स्पीच है, इसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं। काश ये पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन उसके लिए वो मेयार चाहिए, वो मजाज चाहिए, वो रवैये चाहिए, वो अखलाकियात चाहिए, फिर आइन है, फिर कानून है, बाकी चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ शरई असूलों को अपना लेते, दीन इस्लाम के कानून को अपना लेते, दुनियावी कानून के ऊपर ना भी अमल करते, आइन के ऊपर, यकीन जानिए अब दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत रियासत बन सकते थे। मगर हम ना दीन की बातों को मानते हैं, ना शरीयत को मानते हैं, ना अल्लाह को, ना नबी की बातों को मानते हैं, जो बताई गई कि निज़ाम हुकूमत कैसे चलाते हैं। मैं उस ज़िम्मन में बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा। तो अगर हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल कर लेते तो यकीन जानिए हम बहुत खूबसूरत रियासत बन सकते थे, हम तरक्की कर सकते थे, सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं हो सका। नीलम आज़ाद कश्मीर का बहुत खूबसूरत इलाका है और इस इलाके के अंदर जहाँ हीरे जवाहरात रूबी पहाड़ हैं, वहीं पर जो दरख्त हैं वो बड़े नायाब हैं, बड़े कीमती हैं। एक तरफ बर्फ़ पड़ी है, हमेशा यहाँ पर बर्फ़ रहती है, और दूसरी जानिब वहाँ से दरख्त काट लिए गए हैं, और दरख्तों को काटने के बाद उनकी जो बाकियात थी उनको तेल डाल के, पेट्रोल डाल के, या जो भी करके आग लगा दी गई। और जब ये खबरें लगेंगे यहाँ से टिम्बर माफिया जो है, ये जो जंगलात दरख्त माफिया है, काटने वाला है, ये इनको स्मगल करता है, तो उसके बाद जहाँ से दरख्त काटा गया उसे दिन दिहाड़े आग लगा के उसे मस्क कर दिया जाता है, ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है या बुलडोज़र फेर दिया जाता है, ताकि कल जब इन्वेस्टिगेशन हो, दूसरे लोग देखने के लिए आए तो उनको पता चले कि यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर अमीरुद्दीन मुगल साहब हैं, वहाँ के मकामी सहाफ़ी समा के साथ होते हैं, उन्होंने अच्छी खासी आवाज़ उठाई। अहमद मीर साहब ने इसके ऊपर जो है रीट्वीट किया। और आज़ाद कश्मीर का हुस्न है ये दरख्त। और फिर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके सरगन बकवाली में बर्फ़बारी के दौरान देवदार ये इसका दरख्त है, और कीमती दरख्तों को काट कर उनके तनों को आग लगाकर जलाया जा रहा है, और ताकि सबूत मिटाए जा सकें। कहाँ है महकमा जंगलात की वो करता धरता, तो जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, फिरते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मराल लेते हैं। होता क्या है कि मैंने अपने सहाफ़ती दौर के अंदर जिन 3 बड़े डिपार्टमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, उसमें नंबर 1 के ऊपर जंगलात था। 17 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म के अंदर। दूसरा महकमा पुलिस था, और तीसरा महकमा माल था। इनके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग की है। जो लोग मुझे देखते और सुनते हैं पिछले अरसों से, वो जानते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस दौर में भी मैं जब 2005, 6, 7 में ख़बर लगाता था, उस वक्त हमारे पास डिजिटल कैमरेज़ होते थे, तो ख़बर लगाई, फ़ोटो बना लिए, अखबार में ख़बर आ गई। तब तो डिजिटल मीडिया नहीं था, तो जब खबर आती थी तो उस दौर में बड़ा असर होता था, नोटिस लिया जाता था, कोई चीफ कंजर्वेटर है, कोई DFO है, ये फलां है। तो वो जब मौके पे आते थे तो हमने एक दिन खबर लगाई, दूसरे दिन शाया हो गई, तीसरे दिन उन्होंने आना था। तो उस रात में क्या होता था कि वो जो मुंडियाँ होती थी, जो बाकियात होती थी दरख्तों की, उनको या तो जला देते थे या मजदूर लगा के उसको निकाल लेते थे और मट्टी बराबर करते थे, और मौके पे जब बंदा आता था तो वहाँ पे कुछ नहीं होता था। तो इसलिए हम जब जंगलात की खबर दिया करते थे तो उसमें क्या करते थे कि हम उस जगह का कटी हुई बाकियात का फ़ोटो बनाते थे, फिर उस पूरे एरिया का फ़ोटो बनाते थे, और अपने पास रिकॉर्ड रखते थे कि देखो ये कल मौजूद थी, आज गुज़श्ता कल मौजूद थी, हो सकता है आज ना हो। तो ये पूरा माफिया है, ये लोग हराम खाते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करना चाहूँ तो बहुत लंबी भी हो सकती है, लेकिन ये नीलम के अंदर से ये जो इतने कीमती दरख्त बेचे जा रहे हैं, इसके ऊपर सुना है वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब ने कोई नोटिस लिया है। ये नोटिस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर अमली जामिया बनाइए और अपने खित्ते को तबाह बर्बाद होने से जो है वो बचाइए। हिजरत अपने अरूज के ऊपर है, और आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर से साल 2023 में 95% अवाम जो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते थे, उसमें नौजवान हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफ़ी और हर मकातब पे फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और क्या हुआ कि साल 2023 में 9 लाख पाकिस्तानी मुल्क को छोड़कर चले गए हैं, और 1971 के बाद पाकिस्तानी तारीख़ की ये पहली मिसाल है और पहला वाक़या है कि दूसरी बड़ी नकल मकानी की गई है। और ये बड़े हैरान कुन शवाहिद हैं कि 95% अवाम पाकिस्तान को छोड़ना चाहते थे। 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें से आप देखें
کہ 7 سے 9 ٹوٹل 9 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں. کیوں؟ عدم تحفظ، سیاسی عدم استحکام، انصاف کا نہ ہونا اور لوگوں کے گھروں میں نقاب پہن کے بلا وجہ اور بے وجہ گھس جانا اور پھر انصاف کا نہ ملنا، یہ سارے وہ حالات اور واقعات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.